नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। स्कूल व्याख्याता परीक्षा को लेकर और हिंदी साहित्य से जो विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता परीक्षा दे रहे हैं उनको लेकर कई प्रकार के सवाल हैं और मुख्य मुद्दा ये है कि इतने कम पदों के बाद में भी तैयारी क्यों करनी चाहिए, और इसको लेकर भी मैं बात करूंगा। एक बात बार बार निकल के आ रही है कि बुक सूची हमें बताइए, पुस्तक सूची बताइए। तो पुस्तक सूची, हालांकि हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लंबी चौड़ी पुस्तक सूची रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी या तो अपडेट नहीं है, या मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई है स्कूल व्याख्याता की तैयारी को लेकर वो काफ़ी है। और उन पे एक बात अगर हम करें बार बार तो मुझे लगता है रिपीट करने वाली बातें होंगी। फिर भी इस नए वीडियो में मैं 2 मिनट में उसमें बात करूँगा कि स्कूल व्याख्याता का जो पेपर है उसको लेकर कौन कौन सी पुस्तकों से तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम प्रथम खंड की बात करें तो हम व्याकरण से बात स्टार्ट कर सकते हैं। और व्याकरण के जितने प्रश्न आजकल परीक्षा में पूछे जाते हैं वह कामता प्रसाद गुरु का जो बृहद हिंदी व्याकरण है वहाँ से पूछे जा सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु का जो बृहद हिंदी व्याकरण है, इसके अलावा चाहें तो आप नवीन व्याकरण रचना एक जो पुस्तक है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे नियम हमने यहाँ समझ लिए और जितनी भी परिभाषाएं हमने यहाँ समझ ली, उदाहरण की प्रैक्टिस के लिए आपको ये ऐसी पुस्तक ले सकते हैं जिसमें बहुत आयत से उदाहरण दिए हुए हो। तो व्याकरण में मुख्यतः 2 चीज़ें होती हैं, नियम और उदाहरण। तो नियमों से हम ये कह सकते हैं बात को समझते हैं और हम परिभाषा को हृदयंगम करते हैं। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें बहुत से उदाहरण चाहिए और वो उदाहरण पढ़ने के लिए आप अनेक पुस्तकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम व्याकरण और अलंकार, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं कि इसमें जितने ज़्यादा उदाहरण आपके प्रैक्टिस के लिए आपके पास उपलब्ध होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी तैयारी आपकी हो पाएगी। उसके बाद में जो एक टॉपिक है जनसंचार का, या हम कह सकते हैं पत्रकारिता का, या हम कह सकते हैं सृजनात्मक लेखन, या व्यावहारिक हिंदी का जो एक, या हम कह सकते हैं उसको कार्यालय लेखन, ये एक मिला जुला बिंदु है और इससे लगभग 15 से 20 तक प्रश्न आते हैं। प्रश्न कितने आते हैं इसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि अब कोई बाइफर्गेशन नहीं है, कोई डिवाइडेशन आरपीएससी के द्वारा नहीं है। तो हमें इसका एक ही उपाय है कि हमें पहले बिंदु से लेकर आखिरी बिंदु तक अपना पाठ्यक्रम पूरा करना है और हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कौन से पाठ्यक्रम से या कौन से बिंदु से कितने प्रश्न आएंगे। ये जो एक स्मार्ट रणनीति के नाम पर ये जो चीज़ें चलती है कि आप यहाँ ताकत लगाइए, इसको छोड़ दीजिए या इसको करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इतना टफ कंपटीशन है कि अगर आप किसी भी बिंदु को छोड़ देते हैं या वो आपका कमज़ोर हो जाता है तो आपका मैदान पहले ही छोटा हो जाता है। इसका उपाय एक ही है कि आप पूरे पाठ्यक्रम को और 100% पूरा करें। ये अब समय नहीं है। मेरा निजी मत ये है कि इस समय ये जो दौर चल रहा है इसमें वही विद्यार्थी विजयी होता है जिसको सब कुछ आता हो, और कम से कम सेकंड पेपर सब्जेक्ट में तो ऐसा हमें करना चाहिए। फर्स्ट पेपर की बात अलग है, वो फर्स्ट पेपर के जो अध्येता हैं विद्वान है वो बता देंगे, लेकिन सब्जेक्ट में आपको कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से करेंगे, स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम अच्छी तरह से तैयार करने के बहुत सारे फायदे हैं, इसकी बात मैं आगे करूँगा। अभी मैं ये कर सकता हूँ कि इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए जो 11वीं और 12वीं में पाठ्य पुस्तक लगती है अभिव्यक्ति और माध्यम, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक किताब और थी जो इससे पहले पाठ्यक्रम में थी जिसका नाम था संवाद सेतु। इन किताबों को आप नोट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आदि में ऐड करने का मेरे पास थोड़ा सा समय नहीं होगा, ठीक है। ये 2 पोर्शन ऐसे हो गए। इसके बाद में बात करें काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र की अनेक सारी पुस्तकें हैं और मार्केट में जितनी पुस्तकें हैं, छोटी छोटी पुस्तकें हैं, उन 2-3 पुस्तकों को आपको खरीदना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे रस, काव्य गुण, और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि शब्द शक्ति, जिसमें कि सीमित मैटर से प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन अलंकार और एक छंद भी इसी में शामिल किया जा सकता है। रस, छंद, गुण, शब्द शक्ति आदि ये जो टॉपिक है इसमें एक सीमित सामग्री पढ़े तो वहाँ भी प्रश्न सही हो जाते हैं। रस में बार बार वही प्रश्न आ रहे हैं, रस व्यंग्य होता है, रस ब्रह्मानंद सहोदर होता है, बार बार वही प्रश्न आते रहते हैं, उसमें बार बार वही सामग्री रिपीट हो रही है। एक तो अलंकार, जहां हमें थोड़ा सा वाइड पढ़ना चाहिए। अलंकार की परिभाषा के लिए एक ही किताब काफ़ी है। एक शब्द की भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति होगी, वहां यमक अलंकार होगा, इसके लिए 10 किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो यमक अलंकार कौन कौन सी उदाहरणों में आता है और कौन कौन से प्रसिद्ध उदाहरण उसके हैं, उसके लिए आवश्यक है।
इस पूरे पोर्शन के लिए सबसे प्रामाणिक पुस्तक है वो तो है भगीरथ मिश्र का हिंदी काव्यशास्त्र। ये आपको पीजी पोर्शन में भी काम आ जाएगी पुस्तक, और यहाँ भी काम आ जाएगी। शब्द शक्ति के सीधे उदाहरण यहाँ से पूछे जाते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि सिद्धांत के जो पीजी पोर्शन में आपके पाठ्यक्रम में वहाँ से भी सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वक्रोक्ति के प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं, रस सिद्धांत के प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं, और अलंकार के भी कभी कभी प्रश्न यहाँ से उठते हैं। तो एक प्रमाणिक पुस्तक की है। इसके अलावा एक छोटी सी पुस्तक और आती है नरोत्तम स्वामी की। नरोत्तम स्वामी की जो पुस्तक है अलंकार पारिजात, वो आप ले सकते हैं। हेतु भारद्वाज की एक पुस्तक आती है, एक वेंकट शर्मा की किताब आती है छोटी सी, एक डॉक्टर नवीन नंदवाना की किताब आती है काव्यांग प्रभा। अगर कोई ये कहे कि आपने इतनी सारी किताबें बता दी और छोटा सा पोर्शन है और 10 प्रश्न आएंगे, तो मैं ये कहता हूं कि अगर मान लो आपने अलंकार पढ़ा है तो आप एक साथ पढ़िए। जैसे आप उपमा अलंकार पढ़ रहे हैं तो उपमा अलंकार की पहले परिभाषा समझ ली, और फिर आपके पास 4 किताबें हैं तो 4 में से उपमा के उदाहरण फटाफट देख लो। याद थोड़ी करना उनको। अगर कोई मैटर याद करने लायक हो, रटने लायक हो, तो वहां तो अधिक पाठ्य सामग्री हमें भ्रमित कर सकती है, यह हमारा काम बढ़ सकता है। लेकिन जहां केवल समझने लायक चीजें हो, तो अगर आपने 5 किताबें एक बार पढ़ ली तो फिर दोबारा पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, और दोबारा अगर उनको रिवीजन करना भी पड़ जाए तो ज्यादा समय नहीं लगता। तो ये ऐसा पोर्शन है जहां से अगर आपने एक बार उदाहरण के लिए किसी दूसरी किताब को देख भी लिया तो ज्यादा समय नहीं लगता इसमें। फिर भी चाहे तो काव्यांग प्रभा और भगीरथ मिश्र की 2 किताबें ला सकते हैं, इससे कम नहीं। मतलब इससे कम तो क्या काम चलेगा। इसके बाद में बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के सफलता की कुंजी है, और इसमें मैं सारी चीजों को 2 भागों में बांट सकता हूं। एक तो है आदिकाल से रीतिकाल तक, और उसके बाद में आधुनिक काल। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है कि आधुनिक काल क्या है और हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन क्या है, और गद्य विधाएं। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। आदिकाल से रीतिकाल तक, इसमें एक किताब बड़ी किताब है, 700-800 पेज की किताब है, और डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल द्वारा संपादित है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पूरी किताब को याद नहीं किया जा सकता। बहुत से विद्यार्थी देखते डर जाते हैं, समझ नहीं पाते, रट नहीं पाते। हालांकि इसके लिए मैंने भी एक नोट्स जारी किया है, उसकी मैं अभी हो सकता है तो कल इसकी वीडियो में बनाऊंगा कि एक हस्तलिखित नोट्स हिंदी साहित्य का इतिहास का है। अगर आपको ठीक लगे कहीं से देखें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास और रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 2 ऐसी किताबें हैं। रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। आदिकाल से रीतिकाल तक रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, और बहुत जोर देकर पढ़ना चाहिए, और बार बार पढ़ना चाहिए। और आधुनिक काल और गद्य विधाओं में डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल को पढ़ना चाहिए। हालांकि डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल द्वारा संपादित इतिहास है, उससे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल भी पढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि इस पुस्तक से तो संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास हमें पढ़ना चाहिए। शुक्ल में आदिकाल से रीतिकाल, और विशेष तौर से 2 काल, भक्तिकाल और रीतिकाल, वहां से शुक्ल से बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। क्या इतनी बड़ी पुस्तकें पढ़े जाना संभव है? जैसा कि जून में पेपर है, तो इसका एक ही उपाय हो सकता है कि पहले चरण में इन दोनों पुस्तकों को पढ़ा जाए और बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर अंडरलाइन कर लिया जाए, और दोबारा फिर उसको उन्हीं चीजों को पढ़ा जाए जो रेखांकित है। जिसको बने बनाए नोट्स चाहिए, जिसको पीडीएफ चाहिए, उसके लिए वीडियो यहीं रोका जा सकता है। वो चाहे तो वीडियो को देखे ही नहीं। मतलब ये पीडीएफ की जो डिमांड आती है, पीडीएफ की जो बात आती है, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर वास्तव में जिसको सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करनी है, कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार की पीडीएफ लेकर उसका प्रिंट निकाल कर तैयारी नहीं कर सकता। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि आप चीजों को समझ ही नहीं पाओगे। वहां लिखा है कि मतलब वज्र यानी बौद्ध, अब ऐसे शब्द लिखा है। अब वज्र यानी बौद्ध को समझने के लिए एक लंबी परंपरा चाहिए, एक मतलब दिमाग चाहिए, एक हमारे अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर दिमाग नहीं है, पता नहीं कोई मेरे शब्दों का गलत अर्थ निकाल ले, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसको समझने के लिए जो एक परंपरा, पीछे का एक सूत्र चाहिए, वो हमारे पास होना जरूरी है, और पीडीएफ में वो संभव नहीं है। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के जितने प्रश्न आते हैं
वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कभी कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के और रामकुमार वर्मा के और राहुल सांकृत्यायन के भी महत्वपूर्ण कथन पूछे जा सकते हैं, जिनका कि संकलन आपको इस पुस्तक में मिल सकता है। क्योंकि आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के, राहुल सांकृत्यायन के और रामकुमार वर्मा के और बच्चन सिंह के इतिहास नहीं पढ़ सकते और नहीं पढ़ना चाहिए, स्कूल लेक्चरर भर्ती में इतना काफ़ी है, इतना भी बहुत है, तो वो सारे इतिहास आप नहीं पढ़ सकते, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद में जो चर्चा आती है वो आती है पीजी काव्य शास्त्र की। पीजी काव्य शास्त्र में लगभग 9 टॉपिक है जहाँ तक मुझे याद है। काव्य शास्त्र, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति, लॉन्जाइनस, अरस्तु और फ्राइड, ये इतने टॉपिक है। इन समस्त टॉपिक के लिए अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र 2 इसके भाग हैं। कुछ भारतीय विद्वान हैं जिनके सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में हैं, जैसे रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति। कुछ पाश्चात्य विद्वान आपके पाठ्यक्रम में हैं, जैसे अरस्तु, लॉन्जाइनस और फ्राइड। भारतीय के लिए एक किताब आती है, डॉक्टर नगेंद्र की है, रीति काव्य की भूमिका। सारे सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। अच्छा, रीति काव्य की भूमिका, असल में उसका एक पाठ और भी है। रीति काव्य की भूमिका पूरी किताब आपके लिए काम की नहीं है, उसका एक पाठ है, रीति काव्य के शास्त्रीय आधार, लगभग 52-53 पेज का पाठ है। तो वहां से ये भारतीय काव्य शास्त्र के सवाल उठ जाते हैं। दूसरा, इसी किताब का एक पाठ और है, रीति काव्य की प्रवृत्तियां। उसमें से भी हिंदी साहित्य के इतिहास में सवाल पूछे जाते हैं। किताब तो बहुत महत्वपूर्ण है अगर कोई मूल किताब पढ़ना चाहे तो। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जितने भी सवाल आते हैं उसके लिए आप चाहें तो देवेंद्र नाथ शर्मा की पढ़ें, है ना, चाहें तो देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक पढ़ी जा सकती है। सवाल तो इससे उठते हैं। सवाल देवेंद्र नाथ शर्मा और एक सत्यदेव मिश्र की किताब आती है, सत्यदेव चौधरी नहीं, सत्यदेव मिश्र, ये बात गौर से सुन ले। देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और सत्यदेव मिश्र की जो पुस्तक है उसका नाम है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र अधुनातन संदर्भ, ये पुस्तक का नाम। ये पुस्तक सूची है मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ ऐसी शॉर्ट से शॉर्ट किताबें जिसमें बिल्कुल एक किताब बता दीजिए और इसमें से काम चल जाए, ऐसी किताब मेरे दिमाग में नहीं है, तो मेरी तरफ से ये पुस्तक सूची है। इसके अलावा मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी अभी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, और पता नहीं किसी से कर रहे हो, चाहे भूगोल से कर रहे हो या किसी से कर रहा हो, लेकिन जो विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता में हिंदी से तैयारी कर रहा है, वो अगर स्कूल व्याख्याता आरपीएससी के पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से पूरा कर लेता है तो उसके लिए कौन कौन से रास्ते खुल जाते हैं। नवोदय विद्यालय समिति का जो पेपर होता है वो, और EMRS जो एकलव्य विद्यालय, और इसके अलावा DSSS दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, तीनों में भर्ती आती रहती है। आ गई है कुछ में आएगी। EMRS में बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी। असल में इसमें 2 प्रकार की पोस्ट आती हैं, TGT और PGT। TGT सेकंड ग्रेड को कहते हैं, PGT फर्स्ट ग्रेड को कहते हैं। TGT के लिए CTET चाहिए और PGT के लिए MA BEd चाहिए। योग्यता क्या मांगते हैं वो उस पर डिपेंड करें, उसको पढ़ें। जिस किसी भी एजेंसी की भर्ती आती है उसकी विज्ञप्ति को पढ़ा जाना चाहिए कि उसमें क्या योग्यता है। इसमें यूट्यूब के भरोसे मत रहें कि उसमें CTET चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने यूट्यूब पर देखा था, हम पढ़े लिखे होकर यूट्यूब के भरोसे इस प्रकार की योग्यता का निर्धारण भी यूट्यूब से कर रहे हैं, जबकि जो भी एजेंसी पेपर लेती है वो एजेंसी विज्ञप्ति जारी करती है तो पूरी नियमावली उस विज्ञप्ति में देती है। विज्ञप्ति पढ़ने नहीं आती, अब ये माड़ी बात है, अच्छी बात नहीं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। खैर, मैं ये कह रहा था कि अगर अभी अभी हमने जो चर्चा की है हिंदी साहित्य का इतिहास, चाहे व्याकरण, काव्य शास्त्र, पीजी पोर्शन, अलंकार, छंद आदि, जो भी हमने जितनी चर्चाएं की है, अगर कोई विद्यार्थी ढंग से पाठ्यक्रम पूरा करता है तो टीजीटी का बहुत अच्छा काम कर लेता है और टीजीटी का 100% पूरा कोर्स कर लेता है। चाहे वो टीजीटी DSSS में आए, चाहे वो EMRS में आए, और चाहे वो नवोदय विद्यालय समिति में आए, कहीं भी टीजीटी का पेपर आए 100%। एक खास बात यह है कि इन भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर आते हैं उसमें सब्जेक्ट के अलावा एक फर्स्ट पेपर और होता है।
उसमें हमारे लिए कोई खास मुश्किल चीज़ें नहीं होगी। अगर स्कूल व्याख्याता आरपीएससी से तैयारी कोई कर रहा है और हिंदी साहित्य के साथ साथ उसने अपना फर्स्ट पेपर भी बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है, तो उसका 100% अगर इसमें नहीं होगा तो यहाँ कहीं ना कहीं 100% होगा, अच्छी रैंक से होगा। उसका कारण ये है कि ये जो हमारा फर्स्ट पेपर है इसमें हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है, संविधान है, और भी जीके है, इतिहास है, विज्ञान है, ये बहुत सारी चीजें हैं। और इन भर्ती परीक्षाओं में जो फर्स्ट पेपर आता है उसमें भी यही चीजें आती है, जिसमें आमतौर पर जीके और अंग्रेजी और सामान्य गणित और सामान्य मानसिक योग्यता, थोड़े बहुत हेर फेर के साथ इनका फर्स्ट पेपर एनवीएस का, ईएमआरएस का और DSSB का जो फर्स्ट पेपर है वो इन चीजों से बन जाता है। अब खास बात यह है कि मान लीजिए आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, एकलव्य विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो एकलव्य विद्यालय की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनको अंग्रेजी में और हिंदी में 4-4 प्रश्न सही करने पड़ते हैं। 10 प्रश्न आते हैं, मान लो अंग्रेजी के 10 प्रश्न आते हैं और 10 में से अगर वो 4 प्रश्न सही नहीं करता है तो सब्जेक्ट में उसने चाहे कितने नंबर ले लिए उसकी कॉपी जांच नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि स्कूल व्याख्याता आरपीएससी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी जो फर्स्ट पेपर भी तैयार करता है और सेकंड पेपर भी अच्छे से तैयार करता है, वो इतना सक्षम हो जाता है कि इन भर्ती परीक्षाओं में वो कहीं भी मात नहीं खाएगा। तो ये जो हमने एक प्रकार से अवधारणा बना रखी है कि पद कम है, आप इसी भर्ती को क्यों देख रहे हो? एक मतलब अगर मैं ये बात कहूं, मान लो मैं अभी जोर जोर से बोल के ये कह दूं आपको तो एक पद चाहिए, एक पद में अगर अपना सिलेक्शन हो जाता तो इतने वीडियो की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब ये सारी जो भरमार आई हुई है गाइड की, कोचिंग की, मोटिवेटरों की, वो इसी वजह से आई है कि हमें इतना दम नहीं है कि हम एक पद पर चयन करवा सकें। कई बार विद्यार्थी को इस प्रकार की बातें बुरी भी लगती है, लेकिन सोचने की बात है कि ये और ये थोथी बात है आपका, मुझे तो एक चाहिए, एक नहीं चाहिए। 700, 800, 1000 पोस्ट हो तब अच्छे अच्छे लोगों का सिलेक्शन होता है ना। पोस्ट तो चाहिए, ये तो मतलब झूठी बात है, दिल बहलाने वाली बात है कि मुझे तो एक पद चाहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 200, 250, 300 पोस्ट है इसमें जम के तैयारी करनी चाहिए। अगर इसमें जम के कोई तैयारी करेगा तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं होगा तो और कहीं हो जाएगा। और इसमें जो पसो पेश में रहेगा, पदों की संख्या को देखते हुए, है ना, सरकार की शिथिलता को देखते हुए, पता नहीं किस किस प्रकार की चीज़ों को देखते हुए जो मायूस रहेंगे उनका न तो यहाँ होगा और न फिर वहाँ होगा। अब किसी के पास सीटेट नहीं है तो वो उसकी कमजोरी है। हमें योग्यता हासिल करनी चाहिए। राजस्थान के विद्यार्थी हैं, उसको आरटेट, सीटेट, एचटेट, पीटेट, जहाँ जहाँ वो योग्य है वो उतनी टेट सारी करनी चाहिए। हमें यही तो काम है, अपन और के खड़ की दुकान करनी है। या तो हम तैयारी कर रहे हैं और या तैयारी छोड़ दीजिए। कई बार विद्यार्थी के 2 महीने तैयारी करता है, 4 महीने कोई प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लेता है, कहीं कुछ ज्वाइन कर लेता है। ये सब चीज़ें काम की नहीं होती। मैंने एक छोटी सी शॉर्ट पहले डाली थी, है ना, हमारे साथी है जो छोटे छोटे शॉर्ट बनाते रहते हैं, उसमें एक बात कही थी कि 2025 में इतने मौके मिलेंगे जिसका सब्जेक्ट कमांड है, जिसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, उसको 2025 में भरपूर मौके मिलने वाले। मुझे लगता है कि जितनी बात और आसपास के इन दिनों के जो फ़ोन कॉल्स हैं या मैसेज हैं उनको लेकर मुझे जितनी बात कहनी चाहिए थे, एक छोटे से वीडियो में फटाफट मैंने उतनी बातें कही है। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।